दोस्तों, क्या आप भी सालों से सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं? सालों साल आपके एक पुश्त जो है उस पर बीत गई और दूसरी पीढ़ी उस पर जमीन पर खेती कर रही है, और अचानक एक सरकार की तरफ से नोटिस आता है कि ये जमीन सरकार की, तुम खाली करो। तुमने क्या बोल सकते हैं उसको, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, इसे जल्द से जल्द खाली करो और मोटा फाइन भी भरो। तो आपको क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? सरकार से क्या आप लड़ सकते हैं? क्या आप उस ज़मीन को अपना कह सकते हैं? क्या आप उस ज़मीन पर अपना लीगल ओनरशिप का दावा कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। गांव की सरकारी ज़मीन पर 50 साल से खेती हो रही है, अब सरकार ने नोटिस दे दिया। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? आज आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप उस ज़मीन को अपना कैसे बना सकते हैं लीगल तौर पर। चूँकि लीगल तरीका है, वो अपना करके आप उस ज़मीन को अपना बना सकते हैं। हाँ, आसान नहीं होगा लेकिन मुश्किल भी नहीं है, वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा जरूर। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सरकारी ज़मीन पर खेती, क्या यह लीगल है? दोस्तों जरा सोचिए कि सरकारी ज़मीन पर खेती हो रही है, क्या इसे लीगल कहा जा सकता है? पता नहीं, ध्यान दीजिएगा ज़रा। भाइयों पहले समझो, सरकारी ज़मीन पर खेती करना क्या यह लीगल है? इसका जवाब है टेक्निकली नहीं। सरकारी ज़मीन पर बिना परमिशन के खेती करना इलीगल ऑक्यूपेंसी मानी जाती है। लेकिन भाइयों 50 साल की सिचुएशन अलग होती है। जब दशकों तक सरकार ने कुछ नहीं किया, आप खुद नोटिस दे नहीं दिया, तो किसान को यह उम्मीद होती है कि ज़मीन उसकी है, और यही पर कानून में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो किसान की मदद कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या 50 साल से खेती कर रहे, क्या ये लीगल है? दोस्तों सीधा सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लीगल नहीं है, इलीगल माना जाएगा। लेकिन जो 50 साल से वो खेती कर रहा है, इसे भी आप झुटला नहीं सकते हैं, इसे भी आप झुटला नहीं सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कोई भी आदमी ऐरा गैरा आकर के खेती तो कर नहीं पाएगा, उसका एक अलॉटमेंट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं हुआ और अचानक सरकार आके वहाँ पे नोटिस देता है खाली करने के लिए, तो उसके दौरान ये बातें झुटलाई नहीं जा सकती। कुछ ऐसे नियम है जिसे अपना करके आप 50 साल का जो आपका कब्जा है वो दिखा करके आप उस ज़मीन पर को अपना बना सकते हैं किसी न किसी तरीके से। ये नियम है। या दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ज़मीन की सच्चाई आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हमारा पेज आपके साथ है। आपके साथ हमें नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने ये प्रण लिया था कि हम हिंदुस्तान की जनता को इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे कि हाँ, वो ज़मीनी मामलात में बहुत ज़्यादा जागरूक हो ही जाएगा। क्या है दूसरा क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ा हथियार क्या है? एडवर्स पोजीशन, क्या यह सरकारी ज़मीन पर लागू होता है? दोस्तों जो एडवर्स पोजीशन है 12 साल वाला, किसी भी प्राइवेट ज़मीन को अपना कहने के लिए, क्या वो जो नियम है यहाँ सरकारी ज़मीन पर लागू होता है? ध्यान दीजिएगा भाइयों, बहुत लोग पूछते हैं एडवर्स पोजीशन से सरकारी ज़मीन मिल सकती है? इसका जवाब है सीधे नहीं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत प्राइवेट ज़मीन पर 12 साल से कब्जे से ओनरशिप का दावा होता है। दोस्तों लोग सोचते हैं कि एडवर्स पोजीशन का हम इस्तेमाल करके उस सरकारी ज़मीन पर का जो है वो लीगल ओनरशिप का हम दावा कर सकते हैं, यानी मालिकाना हक का। तो क्या ये प्रैक्टिकली, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सीधे सीधे तो नहीं होगा, घुमा के होगा। वही वाली हम सिचुएशन अपनाएंगे, काम को सीधे नहीं घुमा कर पकड़ेंगे, वही वाला आदत है। यहाँ भी सीधे सीधे नहीं होगा, उसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी होगी। और देखिए एडवर्स पोजीशन 1963 के तहत ये कहा गया है कि प्राइवेट ज़मीन है, वहां पे 12 साल का लगता है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर 30 साल का नियम लगता है। सरकारी ज़मीन पर वही चीज़ 30 साल में बदल जाता है। तब आपको क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। लेकिन सरकारी ज़मीन के लिए यह पीरियड 30 साल का है,
और यह भी बहुत मुश्किल है। इसलिए एडवर्स पोजीशन सरकारी ज़मीन पर आसानी से लागू नहीं होता। लेकिन घबराओ मत, और रास्ते हैं। यही जो 12 साल वाला नियम है ये 30 साल का हो जाएगा। लेकिन इतना आसानी से नहीं लगता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन घबराना नहीं है, आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे उस तरीके को फॉलो कीजिए जो आपको हम बताएंगे। क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पट्टा सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ा हथियार है उस जमीन को हथियाने के लिए, उस जमीन को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए, मालिकाना हक साबित करने के लिए पट्टा, जो सरकार का ही एक नियम है। क्या नियम है समझते हैं, जो कि सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए। भाइयों, अगर आप सरकारी जमीन पर सालों से रह रहे हो तो पट्टा आपका सबसे बड़ा हथियार है। पट्टा क्या है? यह सरकार की तरफ से एक डॉक्यूमेंट है जो किसान को सरकारी जमीन पर खेती करने का लीगल अधिकार देता है। देखिए दोस्तों, आप अगर कब्जा करके जमीन पर, वो सरकारी जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, उसका एक लीगल तरीका है उसका, जिसे आप पट्टा बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा हथियार है। पट्टा क्या होता है? सरकार एक आदेश देता है, एक डॉक्यूमेंट आपको साइन करके देता है जिस पे लिखा होता है कि आप उस जमीन को, आपको एक तरह समझ लीजिए कि मालिकाना हक ही समझ लीजिए, वो पट्टा अलॉट कर देगा, उसमें आप खेती बाड़ी करते रहिए। और हाँ सर, नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी के लिए वो आपको अलॉट कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपको साइन करके दे सकता है। यूपी में ग्राम सभा की जमीन पर गरीब किसानों को पट्टा दिया जाता है। अगर आपके पास पट्टा है तो सरकार आपको नहीं हटा सकती, और अगर नहीं है तो अभी अप्लाई करो। देखिए दोस्तों, यूपी में एक नियम है सरकार, देखिए मैं तो यूपी हूँ तो मैं यूपी का बता रहा हूँ। हर जगह का अपना अपना नियम है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ का नियम का जो आर्टिकल है मैं सेंड कर दूंगा। यूपी में एक नियम है कि गाँव के किसानों को सरकार की ओर से एक पट्टा अलॉट किया जाता है, अब खेती बाड़ी करने के लिए, अनाज वगैरह उगाने के लिए, और अपना रहन बसवन करने के लिए। और अगर वो है आपके पास तो आपको सरकार वहां से जमीन से नहीं हटा सकती, और अगर वो नहीं है तो तुरंत आप लोग अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के भी कई तरीके हैं, जानते हैं आगे हम, ध्यान दीजिएगा। नोटिस आया, अब क्या करें? अब समझिएगा दोस्तों, सरकार की तरफ तो नोटिस, जो सरकार है उसके तरफ से तो नोटिस आ चुका है जमीन पर इलीगल कब्जा के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। घबराना ही है, घबरा कर तो कोई काम नहीं होगा। भाइयों, अगर सरकार का नोटिस आ गया है तो घबराओ मत, यह करो, पहला नोटिस को ध्यान से पढ़ो और डिपार्टमेंट से आया है, किस किस डिपार्टमेंट से आया है, किस कानून के तहत। दूसरा, एसडीएम को लिखित जवाब दो, 30 दिन के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई नोटिस आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से कोई फायदा तो है नहीं। इसलिए आप ठंडे दिमाग से उस नोटिस को लीजिए, खोलिए और पढ़िए ध्यान से कि नोटिस क्या चीज़ का आया हुआ है, किस विभाग से आया, किस संबंधित विभाग से आया हुआ है। उसके बाद आप एक एसडीएम को लिखित में जवाब दीजिए उसी नोटिस के तहत 30 दिन के भीतर, जो कि आपको जवाब देने हैं। जल्दबाजी नहीं, लेकिन सोच समझ के जवाब लिखना है। तीसरा, पट्टा के लिए एप्लीकेशन दो। चौथा, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करो। उसके बाद देखिए, आपके पास तो पट्टा है नहीं, तभी तो लीगल नोटिस आया हुआ है। तो आप जो है तुरंत एक पट्टा के लिए एप्लीकेशन दीजिए। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, जो 1076 है हमारे यूपी का, आप भी किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको भी अगर चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके स्टेट का मैं सेम का हेल्पलाइन नंबर आपको भेज दूंगा उसी कमेंट बॉक्स में। तो सेम हेल्पलाइन नंबर 1076 पे आप कॉल कीजिए, वहां भी शिकायत दर्ज कीजिए। पांचवा, हाई कोर्ट में राइट पर पिटीशन दायर करो और स्टे ऑर्डर मांगो। जमीन पर सालों से रह रहे हैं, उन्हें लीगल स्टे ऑर्डर मांगो। छठा, एक अच्छे वकील से तुरंत मिलो। उसके बाद देखिए, सेम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के बाद आप तुरंत एक वकील से मिलिए। वकील से मिल करके राइट पिटीशन का आप केस दायर कीजिए। केस दायर करके आप उसे अच्छे से लड़िए, आप अपने अधिकारों को जानिए और स्टे ऑर्डर की मांग कीजिए। स्टे ऑर्डर मिलते ही आप थोड़ा मामला शांत हो जाएगा और आप तुरंत उन सबूतों को जुटाइए जिससे आप मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। इसके लिए कि आपको एक वकील की सलाह जरूरी है, वकील से मिलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो काम होगा नहीं।
मैं तो आपके साथ हूँ नहीं, मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आप अपने अधिकारों को पहचानिए। किसी भी आपके मोहल्ले के नुक्कड़ पे रहने वाले किसी भी चौधरी आदमी, किसी भी जानकार से नहीं पूछना है, क्योंकि उन्हें जानकारी कुछ काम की तो होती नहीं है, सिर्फ वो चौधरी बनने के चक्कर में वो जानकारी देते रहते हैं। इसीलिए ज्ञान उससे लो जो उस चीज़ में माहिर है, यानी वकील से, यानी वकील उस कानून के एरिया में माहिर है वो, तो उससे लेंगे अपना आप जो है ज्ञान लेंगे और उस सब सलाह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी अहरे गैर निठल्ले आदमी से तो नहीं लेना है। पांचवा है रेगुलाइजेशन स्कीम क्या है। आप समझिएगा दोस्तों, रेगुलाइजेशन स्कीम क्या है, जो आपको रेगुलाइज कर दे उस जमीन को आपके नाम पर। ये स्कीम क्या है समझते हैं जरा। सरकार की स्कीम है, बहुत फायदेमंद है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। यूपी सरकार कभी कभी रेगुलाइजेशन स्कीम लाती है। इसमें जो किसान सरकारी जमीन पर सालों से रह रहे हैं उन्हें लीगल ओनरशिप या पट्टा दिया जाता है। यह स्कीम बहुत बड़ा मौका होता है, इसलिए अपने ज़िले के एसडीएम या डीएम ऑफिस में पूछते रहो कोई रेगुलाइजेशन स्कीम चल रही है। देखिए दोस्तों, रेगुलाइजेशन यूपी सरकार हमेशा लाती रहती है, इस सरकार की बहुत ही बड़ी स्कीम है। यूपी नहीं, हर स्टेट में आता रहता है ये। तो आप ये देखें कि क्या आपके लिए भी आया हुआ है। उसमें ये होता है कि जितने भी लोग सरकारी ज़मीन पर रहते वगैरह हैं, खेती वगैरह करते रहते हैं, तो उस ज़मीन को रेगुलाइज कर दिया जाता है, ओनरशिप दे दिया जाता है, या फिर उस ज़मीन को पट्टा कर दिया जाता है जो भी लोग वहाँ पे खेती कर रहे हैं। यानी जो रहता है, जो रावण बसावन जिसका घर द्वार बना हुआ है, उसको रेगुलाइज कर देते हैं, और जो लोग खेती वगैरह करते हैं उन्हें पट्टा लिख दिया जाता है। तो इसलिए आप तुरंत अपने एरिया में अगल बगल एसडीएम और डीएम ऑफिस वगैरह में पता कीजिए क्या ऐसी कोई स्कीम आई हुई है सरकार की तरफ से। अगर नहीं आई हुई है तो तुरंत वेट कीजिए आप, और स्कीम आने पर तुरंत अप्लाई करो। और अगर स्कीम आ जाती है दोस्तों तो तुरंत आप लोग अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ जाइए, कितना भी भीड़ रहे पीछे नहीं हटना है। यही तरीके हैं जो कि सरकार से आप ज़मीन छीन सकते हैं, वरना सरकार तो ऐसी है कि भाई साहब आपकी ज़मीन छीन लेगी, अपनी ज़मीन तो आपको देगी नहीं। ये तो सरकार के मंसूबे हैं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, कौन से सबूत रखो। देखिए दोस्तों, कौन कौन से ऐसे सबूत है जो कि आपको रखने जरूरी है, जो कि आपको हमेशा दावा करने के लिए काफ़ी होगा। क्या है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर सरकारी ज़मीन पर रह रहे हो तो यह सबूत जरूर रखो। पहला, 50 साल पुराने बिजली के बिल। दूसरा, राशन कार्ड उसी एड्रेस का। तीसरा, पुरानी फसल की रसीदें। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं जिस ज़मीन पर आपको दावा करना है, तो सबूत ऐसे कौन कौन से हैं। 50 साल की बिजली का बिल, पानी का बिल, पानी तो वहाँ पर होगा नहीं खेत वगैरह पे, तो बिजली का बिल हो गया। दूसरा, राशन कार्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए उसी एड्रेस का, याद रखिएगा उसी एड्रेस का। उसके बाद जितने भी आपके फसल आपने काटे हैं उसकी बिल होनी चाहिए, उसकी रसीदें होनी चाहिए, क्योंकि फसल काटने के बाद आप बेचते तो होंगे ना, तो उसकी रसीदें होनी चाहिए। चौथा, गांव के बुजुर्गों की गवाही। पांचवा, पुराने फोटो और वीडियो। छठा, अगर कोई पट्टा पहले मिला था। उसके बाद आप गांव के अगल बगल के लोगों से गवाही लीजिए, गवाही भी जरूरी है बुजुर्गों से। उसके बाद आपको करना ये है कि फोटो वगैरह अगर पुरानी कुछ है, वो वीडियोस है तो वो रखिए। जाहिर सी बात है 50 साल पुराना है तो उम्मीद कमी की ये सब सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद अगर कोई पहले से पट्टा मिला हुआ था उसकी भी रसीद रखिए, तो आप उसकी भी कॉपी। यह सब मिलकर कोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे, और ये सारे सबूत कोर्ट में मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे जो कि आपको जीतने के लिए काफ़ी होगा। तो सबूत मायने रखता है, सबूत रहेंगे तभी आप कोई काम कर सकते हैं और उस मामले में आप जीत सकते हैं, वरना बिना सबूत के तो भाई साहब कोई काम नहीं होने वाला है। अदालत यानी जज जो है आपको पहले ही पेशी में खारिज कर देगी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, अब समझिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग हमेशा कर देते हैं, जो कि आपको नहीं अपनानी है। क्या है समझते हैं। लोग यह गलतियां करते हैं। पहली गलती, नोटिस देखकर डर जाते हैं और जमीन छोड़ देते हैं।
दूसरी गलती नोटिस का जवाब नहीं देते। तीसरी गलती पट्टा के लिए अप्लाई नहीं करते। देखिए दोस्तों, लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है क्या, अगर नोटिस आता है तो घबरा जाते हैं, तुरंत छुप जाते हैं। तो नहीं, घबराना नहीं है, क्या है, नोटिस तो है, हर चीज़ का भाई जवाब देना जरूरी है। उसके बाद देरी करते हैं, देरी नहीं करना है। उसके बाद आप डर जाते हैं, हाँ, डर जाते हैं कि ज़मीन छीन जाएगी। नोटिस का जवाब नहीं देते, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मान लीजिए पट्टा के लिए कोई स्कीम आती है तो उसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं, बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, हमारा ही तो कब्जा है। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ों के लिए, स्कीम के लिए ज़रूरी होता है अप्लाई करना, तभी आपको उस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे, वरना नहीं। चौथी गलती है, वकील की सलाह नहीं लेते हैं, और वकील की सलाह भी नहीं लेते हैं चौथी गलती में। और वो अगल बगल के बुजुर्गों से ही सलाह लेते रहते हैं, जो अपने आप को चौधरी बनते हैं, बहुत ही बड़े ज्ञानी विद्वान समझते हैं। नहीं, वकील से ही सलाह लीजिए। पांचवी गलती है, बिना सबूत के लड़ते रहते हैं, वही गड़बड़ी होती है। पांचवी गलती ये भी है दोस्तों, बिना सबूत के लड़ते हैं, बिना सबूत की मांग करते हैं। हर चीज़ में सबूत होना जरूरी है दोस्तों, बिना सबूत का तो कोई नहीं होगा। आप कौन है, आपका वजूद क्या है, उसके लिए भी आईडी की जरूरत होती है। उसके लिए भी सबूत होने चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या, आपके पिता का नाम क्या है। इन सभी चीज़ों के लिए सबूत होने जरूरी होते हैं। जाहिर सी बात है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये सब तो होता है सबूत, तो वही तो साबित करता है कि आप कौन है। इसके लिए हर चीज़ों का एक लीगल प्रोसेस एक होता है, उसे आपको फॉलो करना ही होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत एक वकील से मिलना है, वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, उससे मिलिए, अपने परेशानियां बताइए, वकील ने कहे अनुसार केस दर्ज कीजिए, जो मैंने बताया आपको, राइट पिटीशन का केस दायर कीजिए और स्टे ऑर्डर की मांग कीजिए, और उन तमाम प्रक्रियाओं में लग जाइए जो वकील आपको कहता है, उसके तहत आप। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं, उसका भी लीगल प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।